तो फ्रेंड्स वेलकम है आप सभी का। नमस्कार जोहार। देखिए यह है हमारा इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का। यह क्वेश्चन पेपर पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है और उसके आंसर हमारे देख लिए ऊपर में है। इस क्वेश्चन पेपर का आंसर ऊपर में, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर कहाँ का पूछा गया है, कब का पूछा गया है, किस यूनिवर्सिटी का है, सब बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है सागर साव और मैं पिछले 5-6 सालों से रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है, और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, SKMU, कोल्हान यूनिवर्सिटी, मतलब इन सभी यूनिवर्सिटीज के वीडियोस लाता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 में ये इंपॉर्टेंट काम देगा क्योंकि ये कोल्हान यूनिवर्सिटी, आपको पहले मैं बता देता हूँ, NPU नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू में है, ठीक है, और रांची यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, रांची में है। तो ये जो NPU है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू, यह रांची यूनिवर्सिटी से अलग हो गया 2009 में। कब? 2009 में। और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी को 3 जिला दे दिया गया, ठीक है, पलामू, गढ़वा और लातेहार। ये 3 जिला नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी को संभालने दे दिया गया क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा हो जाता था। अभी भी रांची यूनिवर्सिटी 5 जिला संभालता है, जिसमें एक है आपका रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, ठीक, और सिमडेगा। ये 5 जिला अभी रांची यूनिवर्सिटी करंट टाइम में संभाल रही है। 3 जिला अभी NPU को दे दिया है। सिलेबस दोनों यूनिवर्सिटी का सेम है क्योंकि यह इसी से अलग होकर बना है और इन दोनों यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, ठीक है। समझ गए बात को, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय का कहानी। अब बात यह है कि यह नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय 2025 जुलाई महीना का क्वेश्चन पेपर है। जुलाई महीना 2025 का क्वेश्चन पेपर है और रांची यूनिवर्सिटी का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। तो रांची यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम होने वाला है उसमें डायरेक्टली यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत सारा मैच कर जाएगा क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और सिलेबस सेम है, ठीक है। तो सेट 3 है और बाकी जितने भी सेट है सबको मैं लाऊंगा, सेट 1 और 2 को भी। 3 सेट में एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो सेट 3 का क्वेश्चन पेपर है, 24-28 सेशन में पूछा गया था। आने वाले फ्यूचर में भी, भविष्य में भी यही सिलेबस आपको काम देगा जब तक कि सिलेबस चेंज ना हो जाए। टाइमिंग जो है 1.5 घंटा मिलता है एग्जाम में, फुल मार्क्स 50 है और पास करने के लिए आपको 20 नंबर लाना होता है। कितना नंबर? 20 नंबर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो आए हैं यहाँ पे मैं इसके आंसर बताता जाऊंगा। सबसे पहले आपको समझा देता हूँ, पेपर 2 भागों में बटा है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए 15 मार्क्स का है एंड ग्रुप बी जो है आपका 45 मार्क्स का है, ठीक है। ग्रुप ए में 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे पहले देख लीजिए, सब क्वेश्चन को मैंने ऊपर नोट किया है। 5 ये 1 मार्क्स वाले हैं, फिर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अरे मैं वहां पे गलत बता दिया। जो हमारा ग्रुप ए है, ठीक है, ये ग्रुप आपका कितने मार्क्स का है? ये 10 मार्क्स का है, ठीक है। और ग्रुप बी आपका 40 मार्क्स का है। मैंने 75 मार्क्स वाला फॉर्मेट आपको बता दिया, ठीक है। ग्रुप बी आपका 40 मार्क्स का है, ये ग्रुप बी, और ये 40 मार्क्स का है जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, 5 में किसी 4 का आंसर आपको, 6 क्वेश्चन है, 6 में से किसी 4 का आंसर आपको करना है। चलिए इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। सभी क्वेश्चन ऊपर में नोट किए गए हैं और अब हम लोग इसका आंसर जानते हैं, ठीक है। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF ऐप पे डला हुआ है, ज्ञान सागर ऐप पे प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ऐप में आपको मिल जाएगा। ऐप का प्राइस है 60 रुपया। 60 रुपया अगर आप पे करते हैं तो आपको सेमेस्टर 1 से लेकर 8 तक फ्री में पढ़ाया जाता है। मतलब 8 सेमेस्टर का फीस है 60 रुपया, ओनली 60 रुपीज फॉर 8 सेमेस्टर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेमेस्टर 60 रुपया में, और हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, 60 रुपया में। सब नोट्स, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और वीडियो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे अपडेट्स आपको इसी ऐप में मिलेंगे, बस 60 रुपया में 4 साल के लिए, ठीक है। पूरा का पूरा ग्रेजुएशन का प्राइस है 60 रुपया। चलिए, हालांकि वो अलग मैटर है, आपका इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर आपको इच्छा है तो आप लीजिएगा, नहीं इच्छा है तो नहीं लीजिएगा। ऐसी हिंदी, ठीक है। ऐसी का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, मतलब कि क्षमता को बढ़ाने वाला कोर्स। एबिलिटी मतलब होता है क्षमता, एनहेंस मतलब बढ़ाना, और सी मतलब कोर्स, ठीक है। सेमेस्टर 1 BA BCom BSc सभी के लिए कंपलसरी है। तो देखिए यहाँ पे राजभाषा हिंदी समस्या और समाधान, यह एक पुस्तक है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है, यह पूछा गया है। तो इस पुस्तक के रचयिता है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ठीक है। ये यूपी के रहने वाले थे। दूसरा प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों हुई? तो देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज ब्रिटिश टाइम में स्थापना हुआ था।
नाम सुनने सही लगता है इंग्लिश कॉलेज जैसा नाम, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। तो यह 18 अगस्त 1800 को स्थापित किया गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। तीसरा हमारा प्रश्न है, बापू कृति कितने छंदों में रचित है। बापू नाम की एक कविता है जो इसकी रचना रामधारी सिंह दिनकर ने किया है, ठीक है। और यह 4 भागों में बटा है, जिसमें पहला भाग बापू है, ठीक है। दूसरा भाग वज्रपात है। तीसरा भाग क्या है, तो तीसरा भाग है हमारा, कहाँ गया ये वाला, अनघट घटना क्या समाधान, ठीक है, यह तीसरा भाग है। और चौथा भाग स्पष्ट नहीं है लेकिन इसमें गांधी जी को समर्पित किया गया है, ठीक है। ये 4 भाग है, आपको बस लिखना है 4 छंद है, ठीक है। छंद चांद लिखा गया, छंद होगा ये छंद, ठीक है। तो बापू कृति कितने छंदों में रचित है, 4 छंदों में रचित है। अगला हमारा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान जो है 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था। कहाँ पे, 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में। पांचवा प्रश्न है, तकनीकी शब्दावली तथा वैज्ञानिक आयोग की स्थापना कब हुई। तो तकनीकी शब्दावली और वैज्ञानिक आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1961 को हुई थी, ठीक है, 1 अक्टूबर 1961 को। अब आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखिए। तो मैं पहले बता देता हूं, अगर आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आपको एक खड़ा पन्ना का एक साइड में करना है। एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं ना, एक खड़ा पन्ना में इधर भी होता है और इधर भी होता है, तो आपको बस एक साइड लिख दीजिए। मतलब शब्दों में बताएं तो 100 से 150 शब्दों के बीच में इसका आंसर कीजिए 5 मार्क्स के लिए। अगर आता है 10 नंबर का क्वेश्चन तो आपको 250 से 300 शब्दों के बीच में इसका आंसर करना है। मतलब कि एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड कीजिए और दूसरा खड़ा पन्ना का एक साइड, मतलब 3 पेज, ठीक है। और वहीं अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 3 खड़ा पन्ना में इसका आंसर कीजिए। 3 खड़ा पन्ना मतलब 6 पेज। अगर आपके लिखने की स्पीड कम है तो आप जो है 2 खड़ा पन्ना में ही आंसर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब जिसके लिखने की स्पीड कम है, देखिए मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन एक भी ना छूटे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेकिन ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में हम 10 पेज लिख दें और दूसरा क्वेश्चन पे 2 पेज नहीं लिख पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। सब क्वेश्चन को आप इक्वल टाइम दीजिए। अब डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कैसी है। रॉकेट की तरह लिखते हैं ना, लुड़ुक लुड़ुक धीरे धीरे लिखते हैं, वैसा लिखते हैं तो फिर कम लिखिएगा, ठीक है। चलिए वर्ड्स में बोले तो 15 मार्क्स के लिए आपको 500 शब्दों में आइडियल आंसर होना चाहिए, ठीक है। 10 मार्क्स के लिए 300 शब्द और 5 मार्क्स के लिए 100 से 150 शब्द। प्रश्न है हमारा, कार्यालय हिंदी से आप क्या समझते हैं। कार्यालय मतलब क्या होता है, ऑफिस, ठीक है, जिसको हिंदी में दफ्तर भी बोलते हैं। तो ऑफिस में जो हिंदी प्रयोग किया जाता है उसी को कार्यालय हिंदी बोलते हैं। आम भाषा में एक शब्द में बोले तो ऑफिस में प्रयोग की जाने वाली हिंदी को कार्यालय हिंदी कहते हैं, ठीक है। चलिए डिटेल में जानते हैं। कार्यालय हिंदी से तात्पर्य उस हिंदी से है जिसका उपयोग सरकारी, गैर सरकारी और निजी कार्यालय यानी कि प्राइवेट ऑफिस, ठीक है, प्राइवेट हो या फिर कोई भी ऑफिस हो जहाँ पे हिंदी भाषा का कामकाज के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसको कार्यालय हिंदी कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार की हिंदी होती है जो सामान्य हिंदी से अलग है, क्योंकि इसका उपयोग एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, जैसे कि प्रशासनिक काम है या कोई कानूनी काम है या कोई व्यवसाय से संबंधित काम है, तो उसके लिए जो हिंदी का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग कार्यालय हिंदी बोलते हैं। कार्यालय हिंदी की विशेषताएं क्या हैं, तो यह आसान और स्पष्ट भाषा है, ठीक है। मतलब कार्यालय हिंदी में जटिल शब्दों और मुहावरों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इनसे बचा जाता है। भाषा को समझने में आसान और बनाने में जोर दिया जाता है, ठीक है, आसान बनाने में जोर दिया जाता है। अगला है औपचारिक शैली। औपचारिक मतलब कि आपका फॉर्मेलिटी। कार्यालय हिंदी में औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपको सूचित किया जाता है कि मतलब रिस्पेक्ट के साथ। औपचारिक मतलब फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी मतलब रिस्पेक्ट, आदर, कृपया आवश्यक कार्रवाई करें, ऐसे वर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निश्चित शब्दावली यानी कि इसमें प्रशासनिक, कानून और संवैधानिक मामलों में विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले मान्य, ठीक है, या श्रीमान, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, श्रीमान या महोदय, इस तरह से बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को। कार्यालय हिंदी में जब आप प्रयोग करते हैं तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि फलना, डायरेक्ट आदमी नाम नहीं लीजिएगा,
उसके पहले श्री या मान्य या पूजनीय इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, अगला है कर्मवाच्य का प्रयोग, यानी कि सामान्य हिंदी की तुलना में कार्यालय हिंदी में कर्मवाच्य पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको सूचित किया जाता है कि, न कैसा लिखिएगा कि तुमको बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, मतलब ऐसा भाषा का प्रयोग करेंगे जिसमें आपका आदर सूचक शब्द हो। अगला है अनुवाद का महत्व, यानी कि अनुवाद कार्यालय हिंदी का एक महत्वपूर्ण पहलू है, यानी कि ट्रांसलेट, खासकर जब विभिन्न दस्तावेजों या सूचनाओं को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की आवश्यकता होती है। कार्यालय हिंदी का महत्व क्या है, तो प्रशासनिक कार्यों में दक्षता, यानी कि जितने भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं उसमें आपको स्किल आ जाता है। ठीक है, कार्यालय हिंदी का उपयोग प्रशासनिक कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता लाने के लिए किया जाता है। सरकारी कामकाज में आसानी हो जाती है, या सरकारी कामकाज को सुचारू रूप से चलाने और नागरिकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने, मतलब बातचीत करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संचार में स्पष्टता, यानी कि कार्यालय हिंदी संचार में स्पष्ट और सटीक बनाने में मदद करती है, जिससे गलतफहमी की संभावना कम होती है। इसके अलावा राजभाषा का संवर्धन होता है इसमें, यानी कि कार्यालय हिंदी का उपयोग राजभाषा हिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है, तो जितना भी झारखंड के ऑफिस में प्रयोग किया जाता है उसको कार्यालय हिंदी बोलते हैं। ठीक है, संक्षेप में अगर छोटे शब्दों में बोला जाए तो कार्यालय हिंदी एक विशेष प्रकार की हिंदी है जिसका उपयोग कार्यालयों और व्यावसायिक, यानी कि बिजनेस सेटिंग्स में कामकाज में किया जाता है। यह सामान्य हिंदी से अलग है क्योंकि यह इसका उपयोग विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। समझ गए? अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि व्यवहारिक हिंदी तथा कार्यालय हिंदी में अंतर स्पष्ट करना है। व्यवहारिक हिंदी क्या है और कार्यालय हिंदी क्या है, ये बताइए। व्यवहारिक हिंदी मतलब होता है वो हिंदी जिसका प्रयोग हम लोग अपने घर में बोलचाल में प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अभी आप लोग के साथ जो बोलचाल में प्रयोग कर रहा हूँ ये आपका व्यवहारिक हिंदी है। वहीं यहाँ पे जो मैंने लिखने का प्रयोग किया है ये हमारा कार्यालय हिंदी है, क्योंकि ये ऑफिस के कामकाज में आता है। समझ गए? मैं आपको बेसिक डिफरेंस समझा देता हूँ। अच्छा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसका नोट्स यहाँ पे नहीं दूंगा। इसका नोट्स आपको पीडीएफ आपको मिलेगा ऐप में। ठीक है, ले लीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी आपको सेमेस्टर 8 तक जाना है तो सब के सेमेस्टर 8 तक का यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा एक साथ फ्री। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और 60 रुपये यही कोई गर्लफ्रेंड बोल देगा ना कि भाई, भाई तो नहीं बोलेगा कि यार पैसा भेजो ना, थोड़ा नहीं है मेरे पास, तो 60 रुपया क्या आप 600 भेज दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अपना पढ़ाई के लिए 60 रुपया खर्चा नहीं करोगे। चलिए चलिए, करेंगे, करिएगा चाहे नहीं कीजिएगा, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं दे रहा हूँ, जिसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, बाकी मैं आपको दे दूंगा इसका नोट्स पीडीएफ ऐप में। ज्ञान सागर ऐप प्ले स्टोर में है और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। अगला प्रश्न क्या है कि बापू कविता का सारांश लिखकर रामधारी सिंह दिनकर के जीवन वृत्त पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। ठीक है, बापू कविता क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, जिसे राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानना होगा। यहाँ पे बापू कविता का सारांश पढ़ना होगा, जिसमें महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा क्या क्या प्रमुख रचनाएं हैं ये बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, एक एक करके सारा चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। दरअसल मैं अभी इस वीडियो को कंप्लीट कर नहीं पाऊंगा, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम है, समझ सकते हैं आप लोग। नहीं समझिएगा तो फिर क्या बताएंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। तकनीकी हिंदी किसे कहते हैं? टेक्निकल हिंदी। इसके महत्व पर प्रकाश डालना है आपको। ठीक है, और 2 क्वेश्चन है तो उसको भी देखिए लीजिए। ठीक है, मैं सब रोक के दे रहा हूँ ताकि आप लोग अगर कोई ऐप नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो आप ही लोग फायदा में रहिएगा, 60 रुपया में सारा कुछ मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यक विशेषता क्या है? ठीक है, विवेचना करना है, आवश्यकता क्या है ये भी जान लेना है आपको। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका इतना सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वित्तीय हिंदी की दिशाओं, कौन कौन से दिशा हैं इनके ये बताना है। वित्तीय हिंदी की दिशाओं के ऊपर आपको बताने हैं। ठीक है, 3 के बाद यहाँ पे आ जाता है आपका ये पॉइंट नंबर 4, 5।
ठीक है। और अंतिम प्रश्न जिसको मैंने रेड करना भूल गया, इसमें पूछा गया है कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण की दिशाओं पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है पूरा का पूरा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो हम जेंडर इक्वलिटी का लाएंगे, जेंडर इक्वलिटी जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। अभी मैं पहले क्वेश्चन पेपर करवा देता हूँ, जब आपका एग्जाम सामने होगा तो मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। हो सकता है आप वीडियो बाद में देखें जब आपका एग्जाम सामने आ जाए। ठीक है, चलिए, तो ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर अपलोड है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोग जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है, और एग्जाम डेट जल्दी आ जाएगा 27 तारीख से पहले, ये बोल दिया गया है 27 अगस्त से पहले एग्जाम डेट आपका आ जाएगा। और तब तक से आप लोग ये सारे क्वेश्चन को घर में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बाय।